टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है चैनल को, हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल धमकी देना। नहीं, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूं आप कौन है? क्योंकि भारतीय सभा के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकती है? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड करता है? फिर मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो? आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है। अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। इस देश में चैनल्स डिसाइड करेंगे। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका। मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे? टीआरपी हो। यानी आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यानी आप भड़काए तो चलेगा, और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, बात ऐसी है, तो ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? सिस्टम तो समझना होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री बेबाक होकर झूठ बोल रहे हों और नफ़रत फैलाने वाली बात कह रहे हों, है ना, कि किसी को कपड़े से पहचानिए, शाहीन बाग कोई प्रोजेक्ट है, भाई किसी कम्युनिटी की औरतें बैठी हैं तो क्या वो गद्दार हो गई? नहीं ना। इस देश में बहुत सारी औरतों के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो एक दिन क्या आप उनको भी गद्दार कह देंगे? तो जब प्रधानमंत्री हमारे इस तरह से बेबाक होकर झूठ बोलते हैं, रामलीला मैदान में कह दिया कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस तरह से नफ़रत फैलाने वाली बातें करते हैं, और उनके जितने भी मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। इसका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था? गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने ये कहा था कि जो भी वहाँ से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। और गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी मुसलमान की भी बात की थी। पता है वो कौन था राष्ट्रवादी मुसलमान? जो जिन्ना के इस तरह के इस्लामिक राजनीति के खिलाफ लड़ने वाला था, जो वहाँ रह गया। किसी को उस वक्त पता नहीं था कि ये देश हमेशा के लिए बट रहा है, तो जो जहाँ था वहाँ रह भी गया। कुछ लोगों ने घर भी बदले, कुछ बीच में मारे भी गए। तो ये सारी चीज़, ये बात उन्होंने बताई, वो नहीं बताई उन्होंने। तो इस तरह से एक झूठ की राजनीति, और उसमें जो सिल्वर कोटिंग है वो नफ़रत की है। तो हम पत्रकारों का काम क्या है? क्या समाज में हेट्रेड को प्रोपेगेट करना हमारा काम है? जो बाकी चैनल कर रहे हैं, तो बाकी सारे कर रहे हैं, तो इसलिए वो सत्य थोड़ी हो जाता है। लेकिन जो बात मैंने कही उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब मैंने गांधी को उनके प्रार्थना प्रवचन के कोट से निकाल के कोट कर दिया, तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि आपने गलत कहा है। तो जवाब देना चाहिए था ना। तो आप जवाब नहीं देते हैं, तो आप उसको फिर कैरिकेचर करते हैं कि ये हैं वो हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल हैं, सिर्फ वही थोड़ी एंटी नेशनल हैं। जो कोई भी इनके झूठ को पकड़ लाता है उसको ये गद्दार कह देते हैं। तो गद्दार हो गए। देश में सबसे बड़े देशभक्त यही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो बाकी जिन लोगों ने कि एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जो इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखी? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके सीएए की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहाँ पे बहस हो रही है। तो कौन से इनकी विदेश नीति की समझ क्या बनाई गई? आपको पता है, जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हो न्यूजीलैंड और अब बुलाया जाए तो हम भी जाएंगे स्टेडियम में। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो विदेश नीति की सफलता थोड़ी है, वो तो अपने भारतीय लोगों से संवाद की सफलता है। उसमें विदेश नीति का आप अखबार देख लीजिए उनके दौरे के बारे में, कि जब वो लौट कर आते हैं तो यही छपता है
बाकी विदेश नीतियों में क्या हासिल हुआ, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता होगा, अब इतनी बड़ी सरकार है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होगा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है इसको तो समझना पड़ेगा ना कि आप स्टेडियम में बुलाए हैं, कहीं पर लोगों को ले आके समारोह कर रहे हैं, तो आप अपने भारतीयों को बुला के कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको हम विदेश नीति की सफलता क्यों मान लें कि कहीं भी जाके आप रैली कर रहे हैं, वो विदेश नीति की सफलता तो है नहीं। तो हम उनकी यात्राओं के जो तड़क भड़क हैं उनको छोड़िए, आप विदेश नीति पे बात कीजिए। तो कहाँ बात होती है, आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए, तो कहीं आलोचना नहीं है, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं है, सिर्फ तारीफ 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 चलता रहता है। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन, भाई आप ही हैं, अभी कौन का सवाल नहीं है, 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आप हैं तो क्या कर रहे हैं। आप 2016-14 से लेकर आज तक आपने एक इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई, ठीक, और बजट में पढ़ रही हैं, पिछले साल के बजट में भी पढ़ रही हैं 2019-20 के बजट में कि हम 1 साल के भीतर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, और इस साल के बजट में भी पढ़ रही हैं कि आप जल्दी लेकर आएंगी। तो 1 साल तो गुजर गया, और जब आप कह रही कि नई शिक्षा नीति लेकर आएंगी तो उसके पहले आप शिक्षा को लेकर ऑनलाइन कोर्सेज बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे, इसके अनाउंसमेंट आप कैसे कर सकती हैं? दोनों बात कीजिए ना। तो क्या आप उस शिक्षा नीति की घोषणा आप कर रही हैं, या जो लेकर आने वाली हैं उसकी सिर्फ सूचना दे रही हैं? आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन की चीफ ने क्या बोला, चीफ इकोनॉमिस्ट ने, कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन जब इसी IMF की चीफ ने कहा था 4 साल पहले 2016 में कि भारत के कारण चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप बजट के भाषण में उसको शामिल करते हैं। जब बता दिया जाता है कि आपके कारण चीज़ें धीमी हो रही हैं, तो आप उसको हटा देते हैं, तो जो आपको ठीक नहीं लगता। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती हो। मैंने नहीं किया, वो अलग बात है, किसी ने भी किया हो। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की ज़रूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एंकरिंग के नाम पर और पत्रकारिता के नाम पे। ये मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। और जब भी बोला, फैक्ट्स के साथ बोला और दिखा के बोला कि ये देखिए इनकी भाषा देखिए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पब्लिक ऑर्डर डेमोक्रेसी का जो होता है, आप इस टेलीविज़न के ज़रिए इसको ख़राब किया गया, इसको ध्वस्त किया गया कि एंकर किसी को ललकार सकता है, किसी को गुंडा बोल सकता है, किसी को क्रिमिनल बोल सकता है, किसी को एंटी नेशनल बोल सकता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल सकता है। अब वही जुमला प्रधानमंत्री भी बोलने लगे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग किए हैं। कौन इस देश में गैंग चला रहा है? गैंग अगर कहीं चलता है इस देश में तो पावरफुल लोगों का गैंग चलता है। JNU में गुंडे घुस गए और उन सवाल को गायब कर दिया गया। उन्होंने लड़कियों को हॉस्टल में मारा, तो वो राइट और लेफ्ट के आड़ में आपने उस सवाल को गायब कर दिया कि यही वो महान दिल्ली पुलिस और यही देश के महान सरदार पटेल वक्त की छाया में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह 40 दिन में एक FIR तक नहीं कर पाया कि नकाब पहनकर कौन गया था लड़कों को मारने के लिए और लड़कियों को मारने के लिए। तो जो गलत है उसको गलत कहना निष्पक्षता ने अपने पत्रकारिता को बीजेपी में विलय कर दिया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को पूछते हैं, वो खेमा नहीं है। अब उस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि खेमा है यहाँ पे कोई। ये 99% पत्रकारिता उनके झोली में चली गई है। अब ये कोई संतुलन की भी बात नहीं रही। अब वो मीडिया जो है, आपका मीडिया जो है, आप मेरी बात को परख लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं समझ में आएगा, 10 साल बाद लोग रो रो के समझेंगे कि मीडिया ने जनता को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है, उसको एंटी नेशनल बताना शुरू किया पब्लिक को। जिस तरह का ह्यूमन रिसोर्स, पत्रकारिता के सभी कायदे कानून ध्वस्त किए गए हैं, ये कोई जादू की छड़ी से वापस नहीं आएगा। अब जो भी आएगा इसका अब इस्तेमाल करेगा वो। और आप इसकी तुलना 1975 से जाके नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं 2014 के बाद से क्या हुआ है, वो ज़्यादा खतरनाक है। जिस स्केल से हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो धोखे में नहीं रहना चाहिए किसी को। ये बात किसी मोदी या किसी अमित शाह या किसी राहुल गांधी के लिए ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन प्योर हो। अगर इन्फॉर्मेशन प्योर नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया गया है। टेलीविज़न के ज़रिए फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ये सारे न्यूज़ चैनल वाले, और इनको आप सिर्फ बैलेंसवादियों के नाम पे आप क्या इनको छूट देने वाली हैं कि ये पत्रकार हैं? ये बिल्कुल पत्रकार नहीं है। ये लोग, इनको भी पता है कि पत्रकार नहीं। आप इनकी अंतरात्मा से पूछ के देखिए तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोग को पत्रकारिता नहीं करने दिया, क्या करें, अपनी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे वहाँ पर। कोई भी ये सोच के नहीं आता है। लोगों को चलाया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है, लोगों को टेंटेड किया गया है, उन्होंने किया है। वो जर्नलिज्म नहीं। आप उनका कोई वीडियो चला कर देखिए ना, कोई वीडियो तो चला कर देखिए
कि वो जब खुद प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो किस दर्जे पर नीचे बैठ कर इंटरव्यू कर रहे हो। तो खुद देखिए, लोगों को दिखाइए जाके, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। जो अर्नब गोस्वामी ने जनता के बीच में बातचीत का लहजा जो ख़राब किया है, कि कोई भी ख़राब बात जो पहले कही जाती थी कि इसको ज़ोर से नहीं बोलना है और इसे सबके सामने नहीं बोलना है, उन्हीं बातों को उन्होंने स्थापित किया जाके लाके, पूरा पब्लिक ऑर्डर ध्वस्त किया लोगों को। आप उन्होंने अपर्णा सेन थे, आप देखिए कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो हेकलिंग जिसको कहते हैं ना, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। आए दिन वो रोज़ किसी ना किसी के साथ हेकलिंग करते हैं, और हेकलिंग तो हम लोग के साथ हो रही थी। तो कभी मिला पुलिस का प्रोटेक्शन? जाते रहे, केस करते रहे, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि इस हैकलिंग के कल्चर को सिस्टम ने सपोर्ट किया था। रोज़ इस तरह से जान मारने की धमकियां दी जाती। भारत के अखबार और भारत का टेलीविज़न चैनल इसके अर्जित किए गए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अब डेमोक्रेसी के वॉचडॉग नहीं हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अगर इतनी सी बात अगर हमारे देश की जनता खुद अपने विवेक से नहीं समझ सकती है, तो मुझे लगता है कि मैं और 20 बार कहूँगा कि मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये बात सही है और जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो आप तक सही सूचनाओं को पहुँचने से रोक रहा है। अकतरफा धर्म की बात को स्टेट का सपोर्ट मिल गया है, ठीक है। अच्छी चीज़ें हैं धर्म में, वो नहीं कह रहे हैं 5 साल से, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं धर्म में कहने के लिए, पर वो नहीं कह रहे हैं। आप लगा दो हम सब एक हैं पोस्टर, तो पुलिस उखाड़ के ले जाती है। मैंने ये बोलना भी अब गुनाह हो गया कि हम सब एक हैं, और ये पोस्टर भी क्रिमिनलाइज हो सकता है। ये तो बचपन से सिखाया गया कि हम सब एक हैं, और ये किसी भी देश में सिखाया जाता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में जहाँ भी देश नाम की कोई इकाई है, वहाँ सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, जो भी इस मिट्टी में रहता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ अपने भारतीयों को सिखाते हैं, अमेरिका वाले भी अपने अमेरिकन को सिखाते हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको एक रहना है। हाँ, अब तो ये पूरा ही कहने लगे कि जो मुसलमान है वो गद्दार है, जो देश का दुश्मन है। बताइए, इस तरह से हो सकता है क्या? उसको प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है क्या? इस देश में गुर्जरों का आंदोलन चला, जाटों का आंदोलन चला, उनकी भी आलोचना हुई, उनके भी आंदोलन के हिंसक स्वरूप की आलोचना हुई कि इतना वायलेंस क्यों। मैं नहीं कहता कि नहीं हुई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जाट और गुर्जर गद्दार हैं। क्या उनको मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, इस देश में अगर दिल्ली शहर में लोकतंत्र का अगर कोई एक प्रहरी है तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज है। कि जो भी देश भर में कहीं भी लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो रकाबगंज वाले अपने लंगर से खाना खिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, लेकिन देश के हर सिख को मालूम है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों का खाना कहाँ से जाता है, उनके यहाँ से जाता है। आप अभी चले जाइए जंतर मंतर पर 10 दिनों तक धरना बैठकर, अगले दिन से गुरुद्वारा रकाबगंज जो कनॉट प्लेस के पास है, वहाँ से आपके लिए खाना आना शुरू। समझिए, वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। एक नेता जब इस तरह से झूठ बोले तो किसी को सामने खड़ा होकर सच बोल देना चाहिए। इसको तो पार्लियामेंट में जाके खड़ा होकर बोल के गए कि हम एनआरसी लेके आ रहे हैं इसी सदन में। जो पार्लियामेंट में बोला है, क्या उसको उसने वापस ले लिया? उस बयान से उन्होंने नहीं लिया है ना। और पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों सदनों में हाजिर नहीं थे, मतदान के समय में भी नहीं थे, उन्होंने चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया। और उनकी तरफ से अमित शाह बोल रहे थे कि वो एनआरसी कराएंगे। तो वही ऑफिशियल लाइन है कि आप वहाँ पर खड़ा होकर सरकार की जवाबदेही और सरकार की तरफ से विपक्ष और सारी जनता को बता रहे थे। जब तक वहाँ से नहीं बदलाव होता तब तक नहीं माना जाना चाहिए किसी बयान का। बयान तो रोज़ दे रहा है, और ये कहना कि लोग नहीं समझें, कमाल की बात है। तो आप फिर क्यों 1000 रैलियाँ कर रहे हैं? आप ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सरकार कोई कानून लेकर फिर गई है जनता को समझाने के लिए कि हम 1000 रैलियाँ करेंगे लोगों को समझाने के लिए। आप क्यों रहे? एक पहलू खान को मारने के लिए 100 हिंदू घरों के लड़कों को आपने दंगाई बना दिया, ठीक है। तो ये हिसाब लोग शांति से सोच लें कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जो जामिया में गोली चलाने वाले दोनों बालिग नाबालिग जो भी नौजवान हैं, वो उनके हाथ में पिस्तौल थमाई जा रही। तो राजनीति ने ये काम पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए कहीं से ऑक्सफोर्ड से पास होने की ज़रूरत नहीं है, और इसका ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को होने वाला है, क्योंकि वहीं से इस फैक्ट्री के लड़के तैयार किए जाएंगे जो शाहीन बाग में जाके डंडा चलाएंगे, गोली चलाएंगे, हमारे आपके घरों के लड़के। तो मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ ज़्यादा कि अगर आपको नहीं सहानुभूति है तो इन 100 लोगों का सोचिए कि यही वो 100 लोग थे जिन्होंने यूपी के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। और आपके भीतर इस तरह से मीडिया ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस तरह से बदलाव कर दिया है कि बैलेंस के नाम पर आपको ना तो सुबोध कुमार सिंह के परिवार से हमदर्दी है, ना पहलू खान के परिवार से हमदर्दी है। हमदर्दी आपकी शिफ्ट हो गई है कि जो भीड़ बनकर मार रहा था
उसके कारणों से अब आप उसको सही ठहराने लगी हैं। और भारत के मीडिया ने किसानों की बात नहीं की, नौजवान नौकरी के लिए सड़क पर आते हैं उनकी बात नहीं करता है। तो नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा उनको बात, आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। उनकी माओं को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके बेटे जब नौकरियों के लिए आंदोलन करते हैं तब तो कोई टीवी वाला नहीं दिखाता है। तो सिर्फ धर्म को लेके ही लोगों से आप हमदर्दी रखते हैं। आप इसलिए रखते हैं कि इसमें एक क्षमता है कि इसके नाम पे आप भीड़ में बदल सकते हैं लोगों को। और हुआ ही कि किस तरह से कभी किसी पार्टी के राजनीतिक दल के मन से देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा नहीं लगाया गया, मुख्यमंत्री को गद्दार नहीं कहा गया, विपक्ष के नेता को गद्दार नहीं कहा गया। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि जो सत्ता में होता है जवाबदेही जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा होती है, किसी भी दिन से ज़्यादा होती है, और उसको आप तराजू पे तौल पे आप बैलेंस नहीं कर सकते। खैर मुझे क्यों इसमें शामिल कर रही हैं, क्योंकि मीडिया तो ख़त्म हो चुका है। ये घोषणा कीजिए कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में एक कायदे का मीडिया नहीं है। शर्म आनी चाहिए लोगों को।